दोस्तों नमस्कार। आज हम दूसरे चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, पौधों की उचित वृद्धि एवं फलन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं उचित समय में पूर्ति करने और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण को पादप पोषण कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व और उनकी प्राप्ति के स्रोत। पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों का सबसे बड़ा भाग कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा बनता है। ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं जो वायु से प्राप्त हो जाते हैं और इन्हें हमें अलग से खेतों में नहीं देना पड़ता है। शेष तत्वों की पूर्ति जरूर हमें भूमि से खाद के द्वारा प्रदान कराना होती है। दोस्तों, पौधों के उचित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो संरचनात्मक तत्व हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन हमें वायु से प्राप्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन हमें जल से प्राप्त हो जाती है। बाकी भूमि से या आर्टिफिशियल हमें जो देना पड़ते हैं वो प्राथमिक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहलाते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक तत्व कहलाते हैं। बाकी शेष सूक्ष्म तत्व होते हैं। सूक्ष्म तत्वों में आप देख रहे हैं आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट। अगला है मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के साधन। मृदा में कैसे पहुंचते हैं पोषक तत्व? आप जानते हैं, खाद के द्वारा, मृदा सुधारकों द्वारा, फसल के अवशेषों द्वारा, वर्षा द्वारा, खरपतवार नाशी तथा फफूंद नाशकों के द्वारा। अब मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है? क्योंकि हमें बार बार देना पड़ते हैं, मतलब हानि तो होती है। तो पहली बात है कि फसलों द्वारा पोषक तत्व मृदा से ग्रहण कर लिए जाते हैं। कुछ पोषक तत्व लीचिंग के द्वारा नीचे तहों में रिस करके चले जाते हैं। कुछ ऊपरी सतह से मृदा कटाव के कारण चले जाते हैं, बाहर बह जाते हैं। कुछ गैस के रूप में, जैसे गैस के रूप में नाइट्रोजन, नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में वोलेटिलाइज डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है उसका, और कुछ खरपतवारों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से मृदा में पोषक तत्वों की हानि होती है। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संरचनात्मक तत्वों में सी, एच और ओ होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में देना पड़ते हैं मृदा में। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आपको बता चुके हैं। बाकी सूक्ष्म तत्व भी आपको हम बता चुके हैं। अब हम आपको सभी प्रकार के पोषक तत्वों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है या कार्य और कमी के क्या लक्षण हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन का पौधों पर प्रभाव। नाइट्रोजन का पत्तियों का रंग नाइट्रोजन के कारण गहरा हरा हो जाता है और पौधों में वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधों की वृद्धि कम होती है और वे छोटे रह जाते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। फास्फोरस से जो है बीमारियां पौधों में कम लगती हैं और इसकी कमी हो जाए तो जड़ों का विकास रुक जाता है, रोग अधिक लगते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम है, पौधों के तने मजबूत करता है, दाने भरे हुए बनते हैं और पौधों की रोगरोधी क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से पौधों का तना भी कमज़ोर हो जाता है और दाने भरे नहीं रहते। अब द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। कैल्शियम कोशिका भित्ति बनाने में मदद करता है, बीज निर्माण को प्रेरित करता है और इसकी कमी से पत्तियों की वृद्धि नहीं हो पाती है, जड़ का विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम पौधे को हरापन प्रदान करता है, क्लोरोफिल का निर्माण भी करता है और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करता है। उसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सीधी नहीं बनती। ठीक इसी प्रकार सल्फर जो है क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक है और प्रोटीन संश्लेषण में भी आवश्यक है। इसकी कमी से बीजों में तेल की मात्रा कम हो जाती है
इसके बाद आगे आपसे चर्चा करते हैं सूक्ष्म तत्वों के बारे में बड़े संक्षेप में। आयरन जो होता है एंजाइम का कार्य करता है, कोश का विभाजन के लिए भी आवश्यक होता है, और इसकी कमी से पत्तियों का अधिकांश भाग सफ़ेद रहता है, और नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं इसकी कमी से फल अधपके गिर जाते। मैग्नीज क्लोरोफिल का निर्माण करने में सहायक होता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, और इसकी कमी हो जाती है तो पत्तियां भूरे रंग की और पारदर्शी हो जाती हैं। नई पत्तियों में मृत ऊतक के धब्बे बिखरे रहते हैं। जिंक जो है एंजाइम के निर्माण में सहायक है, और मुख्य है कि पौधों में जल के अवशोषण को बढ़ाता है। इसकी कमी हो जाती है तो पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियां छोटी, नुकीली और मोटी हो जाती हैं। कॉपर सूक्ष्म तत्व से विटामिन ए का निर्माण पौधों में बहुतायत से होता है, और फफूंद जनित बीमारी भी कम लगती है। परंतु इसकी कमी से नवीन पत्तियों की नोक सफ़ेद हो जाती है और पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक इसी प्रकार मॉलिब्डेनम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से सिराओं में हरिमाहीनता हो जाती है, और दलहनी फसलों की जड़ में ग्रंथियां कम बनती हैं, और जैसे आम वगैरह है तो इसमें माल फॉर्मेशन इत्यादि का रोग हो जाता है। जैसा हमने आपको बताया था, जिंक की कमी से जैसे धान में जो है खेरा रोग हो जाता है, इसी प्रकार जैसे बोरान है, यह पराग और प्रजनन की क्रियाओं में सहायक होता है, और इसकी कमी हो जाए तो फूल फल नहीं लगते। इसी प्रकार क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, परंतु इसकी कमी हो जाए तो पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। दोस्तों, अब आगे मध्य प्रदेश की प्रमुख मृदाओं के बारे में कुछ हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे पहले प्रकार की मृदाएं होती हैं लैटराइट मृदाएं। ये बहुत जल्दी डेप्रीशिएट होने वाली मृदाएं होती हैं। हवा, जल, ताप के कम ज़्यादा होने से इनमें आयरन, एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्लोराइड की प्रधानता होती है, और सिलिका निक्षालन होकर मृदा की निचली तहों में एकत्रित हो जाती है। मृत्तिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और यह मिट्टी लाल रंग की होती है। दूसरी हैं लाल पीली मृदाएं। ये मृदाएं कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी होती हैं। इनमें नाइट्रस, ग्रेनाइट और फेरो मैग्नीशियम युक्त जो है सिल्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा का पीला रंग होने का मुख्य कारण फेरिक ऑक्साइड का जलीकरण होना है। अब तीसरी मृदाएं काली मृदाएं हैं, ब्लैक सॉयल हैं। इन्हें कॉटन सॉयल भी कहते हैं। इन मृदाओं में लोहा और जीवांश की प्रचुरता होती है, इसके कारण रंग इनका काला होता है। पानी पड़ने पर यह चिपकती है, और सूखने पर खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी ज्वालामुखी के फटने पर उसके लावे से बनती है, अतः इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम खनिजों और जीवांश की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास का इन मृदाओं में नगण्यता होती है। चौथी मृदाएं हैं लाल बलुई मृदा। इसके रवे महीन और रेतीले होते हैं। इसमें लाल हेमेटाइट और पीले हेमेटाइट या लोहे के ऑक्साइड के मिश्रण के रूप में होने से लाल पीला रंग होता है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और कार्ड्स के अंश मिलते हैं। पांचवें प्रकार की मृदाएं जो हैं लाल दोमट मृदाएं होती हैं। इस मृदा का निर्माण नाइट्रस, डायोराइट और अम्ल रहित चट्टानों द्वारा होता है। अब हम आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पौधे की वृद्धि के लिए लगभग पोषक तत्व कितने चाहिए? जैसे 18 इसमें आंसर है, परंतु कुछ किताबों में 16 लिखे गए। जैसे कोबाल्ट और सोडियम जो बाद में आवश्यक तत्व महसूस हुआ और अन्य किताबों में नहीं है, इसलिए 16 की जगह अब आपको 18 लिखना है। दूसरा है पौधों में हाइड्रोजन कहाँ से मिलती है? आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पानी के द्वारा। लाल पीली मृदा बनती है, ये बता चुके, कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से। मृदा का पीएच मान 6 से कम होगा तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय। जैसे आपको पता है कि प्रकृति के आधार पर मृदाओं को मुख्यतः 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।
जिन मृदाओं का पीएच मान 6 से कम होता है वो अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं, और जिन मृदाओं का पीएच मान 7 होता है वे उदासीन मृदाएं कहलाती हैं, और जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय मृदाओं की श्रेणी में आती है। अगला है, पौधों को कार्बन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि वायु के द्वारा। अब मैं आप सभी को बीच में थोड़े थोड़े संक्षिप्तीकरण वाले कुछ चर्चा इस टॉपिक पर से करना चाहूँगा। जैसे हमने आपको बताया था कि कार्बन संरचनात्मक तत्व है, तो ये आपको पता है कि ये पौधों को कैसे प्राप्त होता है। ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन आपको पता हो ही गया है कि पानी से प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन जो है पौधों को जल द्वारा भी प्राप्त होता है और वायु में अपार भंडार होता है। अब बात नाइट्रोजन की आती है। नाइट्रोजन जो है पौधे दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा जिन खेतों में होती है वहाँ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के जो भी खाद वगैरह हम देते हैं वो अमोनिकल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, तो वो अमोनिकल फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं। और यदि पानी की मात्रा कम है तो वो नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं। और अगली बात ये आती है कि जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस को हम आपको नहीं बता पाए थे कि पौधों की श्वसन क्रिया और जड़ों की वृद्धि के लिए प्रमुख तत्व होता है। और पोटेशियम जो है पौधों में शक्कर और स्टार्च, अगर इसकी कमी हो जाए तो शक्कर और स्टार्च कम बनता है पौधों में। और जो है कैल्शियम द्वितीयक तत्व तो आपको हमने बताया था कि पौधों में इसके द्वारा यदि पौधों में यदि कोई हानिकारक अम्लीयता यदि उत्पन्न होती है तो ये कैल्शियम जो है उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और फफूंद जनक बीमारियां पौधों में कम लगती हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, आपको बताया था कि ये पर्णहरम के निर्माण में आवश्यक होता है। पर्णहरम का निर्माण होता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, परंतु ये मैग्नीशियम की कमी है तो पर्णहरम अर्थात क्लोरोफिल कम मात्रा में बनता है और पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि गंधक जैसे हम सल्फर कहते हैं तो ये पौधों की जड़ें मजबूत करता है और शीघ्रता से उनकी वृद्धि करता है। और ये सभी जानते हैं कि वो जीवाणुनाशक भी होता है, तो बाह्य जीवाणुओं का हानिकारक जीवाणुओं का प्रभाव भी रोकता है। इसी प्रकार लोहा जो है वो पर्णहरम के बनते समय लोहे की उपस्थिति यदि नहीं है तो पर्णहरम की कमी हो जाती है और पौधों में साइटोक्रोम हो जाता है, इससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज भी क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है। और बोरान है, पौधों में शर्करा स्थानांतरण को बढ़ाता है और बोरान से पुष्पन और फलन जो है अच्छा होता है। इसकी कमी हो जाए तो वो झड़ने लगते हैं और जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार तांबा में हरी की कमी हो जाए तो पौधों में हरिमाहीनता आती है और पौधों में एक रोग होता है एक्सनथीमा रोग। अगर जिंक की कमी है तांबा की कमी है तो एक्सनथीमा रोग जो है अर्थात जो फलदार वृक्ष हैं या अन्य वृक्ष हैं उनकी छाल में से गोंद टाइप का बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था कि जंक है जो पानी के अवशोषण को पौधों में बढ़ाता है और इसके कारण ही एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है हो जाती है। और मालिब्डनम जो है फलीदार फसलें इसके अभाव में वायुमंडल की नाइट्रोजन का मृदा में युक्तीकरण नहीं कर पाती और बहुत सारे ऊतक जो है नष्ट हो जाते हैं पौधों के। इसी प्रकार जैसे क्लोरीन है, ये प्रकाश संश्लेषण में ऊतकों की उत्पत्ति में सहायक होता है। और अब आगे हम जैसे नाइट्रोजन की बात चल रही थी, आपको बताए थे कि पौधों की उचित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन कम हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है, भूसा कम हो जाता है। और ये जो अगला आपका जो आता है संक्षिप्तीकरण की, आपसे जो बात कर रहे थे मुख्य मुख्य बिंदुओं की, उसमें आगे है कि नाइट्रोजन जो है कोशिका का आकार बढ़ाता है, फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, कल्ले ज़्यादा फूटते हैं अर्थात जो टिलर जिनको हम कहते हैं। और परंतु अधिकता हो जाए तो पौधे गिरने लगते हैं, पौधे कोमल हो जाते हैं, कीट पतंगों का आक्रमण बढ़ जाता है और नाइट्रोजन की अधिकता में फसल भी देर से पकती है और दाने कम बनते हैं, भूसा ज़्यादा बनता है और भंडारण गुणों में भी कमी आ जाती है।
पौधे बौने रह जाते हैं यदि नाइट्रोजन की कमी है तो हल्के पीले रंग के दिखाई देती हैं, प्रोटीन कम हो जाता है। इसी प्रकार फास्फोरस जो है जड़ों का विकास करता है, रोधिता पौधों की बढ़ाता है, पॉलिनेशन अच्छा कराता है, कोश का विभाजन अच्छे से कराता है, परंतु इसकी कमी हो जाए तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह हम जानते हैं कि पोटास जो है रोग रोधी क्षमता पौधे की बढ़ाता है और दानों में चमक लाता है। प्रोटीन के निर्माण में भी इसका अच्छा योगदान होता है। पौधों में जो नोड और इंटर नोड की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, परंतु इसकी कमी हो जाए तो घट जाती है। और जैसे कपास वगैरह है तो इसमें पोटास की कमी से काटन रस्ट रोग हो जाता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। कैल्शियम पर संक्षिप्तीकरण ये है कि कैल्शियम जड़ों की वृद्धि जो है अच्छे से करता है, दाने को सख्त बनाता है, जड़ों की ग्रंथियों का विकास करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम पर्णहरम की रचना में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट के संचालन में पौधों में सहायक है, एंजाइमिक क्रियाओं को बढ़ाता है और गंधक जड़ों का विकास, किलों की संख्या बढ़ाता है, पौधों की रोगरोधी शक्ति बढ़ाता है और गंधक के कारण जो है पौधे श्वसन अच्छे से कर पाते हैं और तेल के निर्माण में भी गंधक सहायक है। ठीक इसी तरह जस्ता जो है पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक होता है और पौधों की जो अवशोषण की पानी की क्षमता है उसको बढ़ाता है और इसकी कमी हो जाए तो धान में मुख्य तौर पे खेरा रोग जैसा हमने आपको बताया। इसकी जो पूर्ति है वो जिंक सल्फेट जो है 10 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। पौधों में लोहे का भी प्रभाव की चर्चा हमने आपके करी थी अभी कि पर्णहरम की रचना के लिए आवश्यक है, प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, कोश का विभाजन के लिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तांबा विटामिन ए के निर्माण में आवश्यक है और तांबे से इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन्स का जो है ज़्यादा मात्रा में पौधों की नई कोशिकाओं में जो है संश्लेषण होता है, जिससे वृद्धि विकास अच्छे से होता है और श्वसन प्रक्रम को भी तांबा हमारे पेड़ पौधों के नियंत्रित करता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीज जो है पौधे की विभिन्न वृद्धि क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक है, पौधों में पर्णहरम निर्माण में सहायक है। बोरान की चर्चा भी हमने आपसे करी थी। बोरान कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, कोश का विभाजन में सहायक है, परागण व प्रजनन की क्रियाओं में सहायक है, इनकी वृद्धि कराता है पौधों में और पानी के शोषण को भी नियंत्रित करता है। परंतु इसकी कमी हो जाए तो पौधों के तने फट जाते हैं और ब्राउन हार्ट रोग हो जाता है जड़ वाली फसलों में, जिसमें मोटे भाग पर काले धब्बे व बीच वाले भाग में पट्टियाँ पाई जाती हैं। और मॉलिब्डेनम जैसा आपको बताया था कि विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक है, पौधों की चयापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी कमी हो जाए तो फूल गोभी में विप्टेल हो जाता है, आम में मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है, टमाटर की पत्तियां मुड़ जाती हैं जिसे लीफ कर्लिंग कहते हैं, नेक्रोसिस। अब इस अध्याय का जो अंतिम पार्ट रहता है वो उसकी चर्चा हमने आपसे अभी नहीं करी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का महत्व। ये दरअसल क्या है, पहले जब देसी खादों का प्रयोग ज़्यादा होता था तो पर्यावरण संतुलित रहता था। धीरे धीरे उत्पादन की होड़ में किसानों ने जो है अधिकाधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किए तो पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्रालय से ये बात हुई कि क्यों ना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का महत्व किसानों के बीच में लाया जाए कि रासायनिक खादों और दवाओं का प्रयोग कम करो और जैविक खादों और दवाओं का थोड़ा सा ज़्यादा करो तो प्रकृति का जो है संतुलन बना रहेगा। तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के महत्व के कुछ बिंदु हैं जिनकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मृदा उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन भी दूर हो जाता है, मृदा में पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि हो जाती है, पर्यावरण जो है संरक्षित रहता है और
रासायनिक दवाइयों और खादों का जो हानिकारक प्रभाव ह्यूमन बीइंग्स और प्राणियों पर पड़ता है वो कम हो जाता है। जैविक क्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की हैं वो बढ़ जाती हैं और रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, रासायनिक दवाइयाँ महंगी होती हैं, तो उनके स्थान पर जैविक उर्वरक जैविक दवाइयाँ कुछ सस्ती होती हैं, तो लागत भी कुछ कम हो जाती है और शुद्ध आर्थिक लाभ में भी लगभग वृद्धि बराबर बनी रहती है। दोस्तों, आज का ये दूसरा टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जाता है। आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। इसमें कमेंट ज़रूर लिखें कि मैं इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट करूं और आपकी घर बैठे ये पढ़ाई की व्यवस्था को सार्थक बना सकूं। और अगला टॉपिक में अगले दिन खाद मैन्यूअर्स पे ऐसी चर्चा आपके बीच में लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सभी को नमस्कार।